हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनपीटीईएल कोर्स सिग्नल एंड सिस्टम असाइनमेंट नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं। सो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बोल रहा है डिटरमाइन द पीरियड ऑफ साइन टी इंटू साइन 2t। तो यहाँ पर पीरियोडिसिटी का बात कर रहा है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कभी सिग्नल का पीरियोडिसिटी फाइंड करेंगे तो अगर इस फॉर्म में कोई सिग्नल होगी, कोई दो सिग्नल मेरे पास है साइन टी एंड साइन 2t, वो आपस में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो हमेशा में ध्यान रखना है कि जब मोर देन वन सिग्नल होना तो उसका पीरियोडिसिटी तभी फाइंड करेंगे जब वो सिग्नल एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में हो, मतलब x1t प्लस माइनस x2t के केस में हो, तो तभी हम इस सिग्नल का पीरियोडिसिटी फाइंड करेंगे। अगर x1t इंटू या फिर डिवाइड x2t के फॉर्म में हो तो सबसे पहला नीड होगा कि हमें उसे कन्वर्ट करके हम उस सिग्नल को कुछ बाई 1t प्लस या माइनस बाई 2t के फॉर्म में लाना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, उसके बाद ही हम सिग्नल का पीरियोडिसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का काम है कि साइन टी इंटू साइन 2t को पहले हम ब्रेक करते हैं किसी भी फॉर्मूला को यूज करके। तो जनरली हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर साइन टी इंटू साइन 2t है, एक बहुत अच्छा खासा फॉर्मूला बनता है 2 साइन ए इंटू साइन बी का। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस बी प्लस ए होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे इसको ब्रेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग का कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन टी इंटू साइन 2t। जब इसको और ब्रेक करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा कॉस 2t माइनस टी यानी कि t माइनस कॉस 2t प्लस टी यानी कि 3t। अब हम लोग के पास दो न्यू सिग्नल है जो कि सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, तो अब हम लोग इस सिग्नल का पीरियोडिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पर जो ओमेगा 1 का वैल्यू है, तो जनरली हम लोग का जो कॉस और साइन होता है वो कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ओमेगा 1 का वैल्यू कुछ 1, ओमेगा 2 का वैल्यू क्या दिख रहा है, इसका वैल्यू 3। तो यहाँ पर ना डिफरेंट मेथड होता है पीरियोडिसिटी कैलकुलेट करने का। सबसे पहला मेथड, अगर हमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 मालूम है तो हम डायरेक्टली ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो हम जो भी मेरे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है बस उसका हम एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 वो हमें डायरेक्ट ओमेगा का वैल्यू देगा। तो अगर हम यहाँ पे एचसीएफ का बात करें, एचसीएफ ऑफ 1 एंड 3, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 1 एंड 3 का एचसीएफ 1 होता है। तो यहाँ पर से ओमेगा का वैल्यू मेरा 1 हो गया, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पर से वैल्यू मेरा आ गया 2 पाई बाई 1 यानी कि 2 पाई, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरा आ गया 2 पाई। हम इसे सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, तो अगर हम सेकेंड मेथड पे अगर हम आए तो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं सेकेंड मेथड क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सेकेंड मेथड होता है कि सबसे पहला जो मेरा ओमेगा 1 गिवेन है 1 और ओमेगा 2 मेरा गिवेन है 3, तो हम यहाँ से T1 का वैल्यू फाइंड करते हैं। T1 का वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा 1 यानी कि 2 पाई। उसी प्रकार से अगर T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा 2 यानी कि 2 पाई बाई 3। ठीक है, जब कभी ऐसा केस आ जाए तो उस केस में हम डायरेक्टली टी का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो अगर हम T1 और T2 हमें मालूम है तो बस हम उस T1 और T2 का एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा 2 पाई बाई 3। ये दोनों का जब हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा। तो एक चीज का ध्यान रखना है, जब कभी पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें एलसीएम कैलकुलेट करना हो
तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि हर एक सिग्नल का न्यूमरेटर का हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई, 2 पाई का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 पाई, 2 पाई डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 1, 3। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया एलसीएम ऑफ 2 पाई, 2 पाई का तो एलसीएम 2 पाई ही होगा और 1 और 3 का एलसीएम 1 ही होगा। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग निकाल पा रहे हैं कि जो टाइम पीरियड होगा वो कुछ 2 पाई होगा। तो जनरली हम लोग इसी मेथड का यूज करके आगे बढ़े तो बेटर होगा। और भी थर्ड जनरल मेथड है, हम लोग उस पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग है, तो है वो भी वो इसी मेथड से ये भी आया है, लेकिन हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ xt इज डेल्टा डायराक फंक्शन देन xt/2 विल बी। तो हम लोग ये जाने कि डायराक डेल्टा फंक्शन जो हम लोग का होता है जनरली, उसे हम डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर xt को डायराक डेल्टा फंक्शन बोल रहा है, यानी कि xt इक्वल टू डेल टी मेरा गिवन है। अब बोल रहा है कि ठीक है xt का वैल्यू अगर डेल टी है तो xt/2 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि डेल t/2 का वैल्यू क्या होगा। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी ये भी जानते हैं ना कि अगर हम डेल टी को स्केल करें, अगर डेल ए टी करें तो वो मेरा कुछ 1/mod a इंटू डेल टी देता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन का बात करें तो ये बोल रहा है डेल्टा डायराक फंक्शन विथ नो चेंज, एरिया ऑफ डेल्टा डायराक गेट्स हाफ, एरिया ऑफ डेल्टा डायराक गेट्स डबल। मतलब एरिया का बात किया तो डेल्टा टी का जो एरिया होता है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो डेल्टा टी का जो एरिया होता है वो कुछ 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम इस सिग्नल का बात करेंगे कि डेल्टा t/2 का क्या होगा, तो पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। t/2 का मतलब 1/1/2 डेल्टा टी, यानी कि सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा 2 डेल्टा टी। तो इस समय जब इसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे हम डायरेक्टली बता सकते हैं ना, 2 × 1 2, मतलब पहले एरिया 1 था अब एरिया 2 हो गया, यानी कि डेल्टा t/2 करने पे एरिया मेरा डबल हो गया। सो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द पीरियड ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जब कभी सिंगल सिग्नल का पीरियोडिसिटी का बात करें ना, तो कंटिन्यूअस टाइम के केस में हमें ध्यान रखना है। अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हो तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव तो ये होना ही होना है, इंटीजर भी हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है, या फिर रियल ना बोल करके अगर हम रेशनल बोले वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और वो जो टाइम पीरियड है वो इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का अगर हम बात करेंगे, ये सब हम बात कर रहे हैं ना जब सिंगल सिग्नल का हो, जैसे cos n/2 है या फिर sin t है, हम सिर्फ एक सिग्नल का बात कर रहे हैं, उस केस में ये फॉर्मूला है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का अगर हम बात करें तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में कुछ चीजों को ध्यान में रखना है कि ये पॉजिटिव तो होना ही होना है। ये उसका जो टाइम पीरियड है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और टाइम पीरियड ऑलवेज इंटीजर होगा। अगर टाइम पीरियड इंटीजर नहीं आ रहा है तो उस केस में हम इस सिग्नल को इंटीजर बनाएंगे किसी एक स्मॉल इंटीजर का वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन कर। ठीक है, जो उस
फ्रैक्शनल वैल्यू को इंटीजर बना सके, वैसा हम एक आर स्मॉल इंटीजर से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और देन हम उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। सो हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग cos n/2 का टाइम पीरियड चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो ओमेगा का वैल्यू गिवन है 1/2, सो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 पाई/1/2 यानी कि 4 पाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो n का वैल्यू है वो 4 पाई है। 4 पाई एक इरेशनल वैल्यू है। तो अभी हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में सिर्फ इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट करता है। क्या कोई ऐसा स्मॉल इंटीजर वैल्यू है जो इस वैल्यू को इंटीजर बना सके? तो यहाँ पर पाई प्रेजेंट है ना, तो पाई तो ऑलरेडी इरेशनल वैल्यू होता है, तो पाई को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे कभी वो इंटीजर बन ही नहीं सकता। सो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है ही नहीं, पीरियोडिक सिग्नल है ही नहीं, ये अपीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, अपीरियोडिक सिग्नल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इरेशनल वैल्यू आ गया, इरेशनल टाइम पीरियड आ गया। लेकिन यही अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का बात करता तो इस केस में ये पीरियोडिक फंक्शन होता और उसका टाइम पीरियड 4 पाई सेकेंड होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ xt इज अ सॉ टूथ सिग्नल विथ पीरियड ऑफ 1 नैनोसेकेंड, xt सिग्नल के लिए जो टाइम पीरियड है वो कुछ 1 नैनोसेकेंड है, तो यक्स 5t का क्या होगा? ध्यान में रखना है कि टाइम पीरियड जो होता है ना वो शिफ्टिंग के केस में नो चेंज होता है। टाइम पीरियड नो चेंज इन शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग नो चेंज इन मैग्नीट्यूड स्केलिंग। ठीक है, चेंज इन टाइम स्केलिंग, टाइम से अगर टाइम में अगर हम स्केलिंग कर रहे हैं तो वहां पर टाइम पीरियड मेरा चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? तो हम ऐसे बोलते हैं, अगर हम xt का टाइम पीरियड अगर t है तो यक्स 80 का टाइम पीरियड t/a होगा। ठीक है, मतलब जितना से स्केल किए टाइम पीरियड उतना से डिवाइड हो जाएगा। इस केस में बता सकते हैं कि अगर xt का टाइम पीरियड कुछ t है जिसका वैल्यू 1 नैनोसेकेंड है, तो यक्स 5t का टाइम पीरियड कुछ t/5 हो जाएगा, यानी कि 1/5 नैनोसेकेंड, यानी कि 0.2 नैनोसेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी याद रखें तो ज्यादा बेटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है इफ xt इक्वल टू साइन पाई टी एंड बाई टी इक्वल टू कॉस पाई टी, देन रिलेशन बिटवीन xt एंड बाई टी, xt और बाई टी के बीच रिलेशन फाइंड करना है। सो हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस केस में। हम लोग क्या करते हैं, गिवन है क्वेश्चन xt इक्वल टू साइन पाई टी। ठीक है, हम लोग ऑप्शन के साथ चलते हैं, ऑप्शन से ज्यादा आसान है। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 का बात करें तो इसके अकॉर्डिंग xt -0.5, मतलब क्या हो गया कि टाइम शिफ्ट कर गया 0.5 के साथ, डिले हुआ। तो हम इसको डिले करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो t-0.5, तो t को हम शिफ्ट की। यहाँ ध्यान रखना है कि पाई टी को नहीं शिफ्ट करना है, पाई टी -0.5 नहीं लिखना है, t को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हम सिर्फ t में शिफ्टिंग करेंगे, t-0.5। इसको सॉल्व करने पे हम लोग को मिल जाता है साइन पाई टी माइनस पाई/2। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ माइनस कॉस पाई टी मिल जाएगा, लेकिन बाई टी का जो वैल्यू गिवन है वो कॉस पाई टी है, तो ये तो बाई टी के इक्वल आया नहीं। सो पहला नंबर ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। अगर हम सेकेंड ऑप्शन का बात करें, यक्स टी प्लस 0.5, जैसे प्लस का बात करेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई टी प्लस 0.5। ठीक है,
इसको सॉल्व करने पे हम लोग को मिल जाएगा साइन पाई टी प्लस पाई बाय 2। और हम जानते हैं कि साइन थीटा प्लस 90 साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा मेरा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया ये कॉस पाई टी का वैल्यू है जो कि बाई टी के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग को दूसरा ऑप्शन को ही चेक करने पे मालूम चल गया, ये मेरा सेकेंड नंबर ऑप्शन डायरेक्टली बता रहा है कि अगर हम एक्स टी को 0.5 के साथ एडवांस कर देंगे तो वो मेरा बाई टी का वैल्यू दे देगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम तीसरा भी हम चेक कर सकते हैं, फोर्थ नंबर ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो चेक कर लेना है, हम लोग 2 कर लिए, बाकी 2 कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर फिगर 1 एक्स टी एंड बाई टी आर रिलेटेड एज। तो है क्या? तो एक्स टी का वैल्यू गिवन है और बाई टी के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कुछ 1 सेकेंड का है, इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कुछ 1 सेकेंड का है, कि इतना तो पता कर पा रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा स्केलिंग तो खास हुआ नहीं है। और ये हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो सिग्नल 1 पे था वो 0 पे चला गया, जो 2 पे था वो 1 पे चला गया, मतलब इस सिग्नल में शिफ्टिंग हुआ है। और किस साइड शिफ्ट किया है सिग्नल? तो सिग्नल लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट किया है, मतलब इस सिग्नल में हम इसके टाइम में हम कुछ वैल्यू के साथ एडवांस किए। तो साफ साफ दिख रहा है कितना एडवांस किए हैं, तो 1 एडवांस किए हैं। यानी कि अगर एक्स टी का वैल्यू कुछ ऐसा है तो इस बाई टी को फाइंड करने के लिए हम सिग्नल को 1 के साथ अगर हम एडवांस कर लेंगे तो हमें 1 इस प्रकार का सिग्नल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ तो था नहीं, बस ध्यान देना है। इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर हो गया सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर का अगर हम बात करें, 7 नंबर क्वेश्चन, एक्स टी और बाई टी के बीच क्या रिलेशन है? ये भी साफ साफ दिख रहा है कि ये 1 था वो 1/3 हो गया, 2 था 2/3 हो गया, मतलब ये स्केल कर गया। तो इतना ध्यान रखते हैं, अगर टाइम में डिवाइड हो रहा है तो सिग्नल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब बाई टी इक्वल टू, अगर 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 3 से स्केल कर देंगे। हो गया मेरा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम लोग का आ जाएगा बी नंबर, सी नंबर। ठीक है, यक्स रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर शिफ्टिंग और स्केलिंग का कॉम्बिनेशन है और वो ऑप्शन से भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक चीजों को ध्यान रखते हैं, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर कभी भी यक्स ए टी प्लस बी के फॉर्म में कोई क्वेश्चन हो तो मेरे पास सॉल्व करने का 2 मेथड है। अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहला हम शिफ्टिंग करेंगे, देन स्केलिंग करेंगे। ठीक है, हम इसी क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हम पहले इसे ए से ए कॉमन ले लिए फिर टी प्लस बी बाई ए किए। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इस केस में पहले हम सिग्नल को ए के साथ स्केल करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम शिफ्टिंग करेंगे, बी बाई ए के साथ शिफ्टिंग करेंगे। इस चीजों को ध्यान रखना है, पहले स्केलिंग कब करना है और पहले शिफ्टिंग कब करना है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ना, अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करें तो गलती का चांस नेग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब बहुत कम चांस होगा कि हमसे क्वेश्चन को बनाने में मिस हो सकता है। लेकिन अगर हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसको इस प्रकार से सॉल्व करने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी भी माइनर मिस्टेक हो सकता है। चलो आते हैं ऑप्शन पे। तो एक्स टी का मेरा सिग्नल दिया हुआ है, अब हम लोग ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं क्या होता है। एक्स 3t-1, तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले क्या करेंगे, पहले सिग्नल में हम -1 से इसको शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम -1 से शिफ्ट करेंगे तो -1 का मतलब राइट साइड की ओर शिफ्टिंग, जो 1 पे था 2 पे चला जाएगा, जो 2 पे था 3 पे चला जाएगा, जो 3 पे था वो 4 पे चला जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा सिग्नल। ठीक है, ये हो गया यक्स t-1। ठीक है, उसके बाद हमें स्केल करना है, तो स्केल कितना के साथ करना है, तो 3 के साथ करना है।
जैसे ही स्केल करेंगे तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हुआ तो सब में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हो गया 2/3, ये हो गया 3/3, और ये हो गया 4/3। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। मैच कर लेते हैं, क्या ये सही हुआ? तो देख रहे हैं यहाँ तो कुछ और ही आंसर आ रहा है और बाईटी कुछ और ही बोल रहा है, तो पहला तो मैच नहीं किया। सेकेंड नंबर पे देखते हैं, सेकेंड नंबर क्या बोलता है, 3t+1/3। ठीक है, तो अभी भी उसी फॉर्म में है, तो पहले 1/3 से सिग्नल को शिफ्ट करके देखते हैं। तो प्लस बोल रहा है ना, प्लस का मतलब ये एडवांस हो गया, सिग्नल को एडवांस करते हैं पहले। तो +1/3, तो वंस को +1/3 इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - 1/3 कुछ 2/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2/3, और फिर जो 2 पे था, 2 में अगर 1 - 3 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5/3, और 3 को करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3। ठीक है, ऐसा कुछ सिग्नल था। तो ये मेरा हो गया Xt+1/3। ठीक है, सिग्नल मेरा लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट कर गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो हमें 3 से इसे स्केल करना है। तो 3 से जैसे ही स्केल करेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका तो कुछ और ही दशा होने वाला है। जैसे अगर हम 3 से स्केल किए तो ये 2/9 हो गया, ये 5/9 हो गया, और ये 8/9 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम फिर इस सिग्नल को ड्रा करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल तो है नहीं, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अगर हम लोग इसका बात करें, तीसरा नंबर ऑप्शन का, तो उसके अकॉर्डिंग Xt+1/3, तो यही तो है Xt+1/3, तो साफ साफ देख रहे हैं ये भी मैच नहीं किया। लास्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। लास्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग X3t+1, तो पहले क्या करते हैं ना, सिग्नल को 1 के साथ एडवांस करते हैं। सिग्नल को जैसे ही 1 के साथ एडवांस करेंगे तो जो 1 पे है वो लेफ्ट साइड की ओर चला आएगा 0 पे, जो 2 पे है वो 1 पे आ जाएगा, जो 3 पे है वो 2 पे आ जाएगा, यानी कि 0 1 2। ठीक है, ऐसा कुछ सिग्नल मिल जाएगा। ये क्या हो गया, तो ये हो गया Xt+1। ठीक है, अब की बार क्या चाहिए, तो अब की बार सिग्नल को स्केल करना है 3 के साथ, X3t के साथ, यानी कि इसके टाइम को डिवाइड कर देंगे। ये 0/3 हो गया, ये 1 था, ये 1/3 हो गया, ये 2 था, ये 2/3 हो गया। तो वैल्यू तो मेरा सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड कोई चेंजिंग नहीं, और ये ग्राफ मेरा बन गया 3t+1 का। अब हम यहाँ से इसका आउटपुट को मैच करते हैं, तो मैच कर ही रहा है, सेम ही आउटपुट है, यानी कि हम बता सकते हैं कि सिग्नल को अगर X3t+1 के साथ अगर हम चेंज करेंगे तो मेरा आउटपुट बाईटी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा बाईटी, फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से ना बारी बारी से ऑप्शन को चेक करते चले जाएंगे, लेकिन इतना टाइम भी नहीं लगेगा। अगर एक बार माइंड में बैठ गया ना कि शिफ्टिंग और स्केलिंग होता कैसे है, तो देख करके बता सकते हैं सिग्नल को। ये तो बस समझाने के लिए हम इस पर समय दे दिए उतना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है यक्सन और बाई वन के बीच हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कर रहा है यक्सन मेरा गिवन है और बाई एन कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ भी वही काम करना है। एक चीज ध्यान देना है कि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिर्फ इंटीजर टाइम पे ही वो वैलिड होता है, फ्रैक्शनल टाइम के केस में वो उसका आउटपुट 0 मिलता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें पहला नंबर ऑप्शन X4/3n। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि सिग्नल को 4/3n से हम स्केल किए, तो इसके टाइम को 4/3n से डिवाइड कर दो। जैसे ही 4/3n से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है, 1/4/3n, यानी कि 3/4। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 3/4। ठीक है, डिवाइड करते जा रहे हैं 3 × 3/4, और फिर 4 × 3/4।
ठीक है, जैसे इसको हम देख रहे हैं ये तो फ्रैक्शनल है तो इसका आउटपुट 0, ये भी फ्रैक्शनल हो गया। ये भी देख पा रहे हैं कि ये 3/2 मिल रहा है तो ये भी तो फ्रैक्शनल है तो इसका आउटपुट 0। ये भी देख पा रहे हैं कि फ्रैक्शनल है तो इसका आउटपुट 0। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान दें तो ये इंटीजर बन गया। ये किसका था? तो 4 पे है, ये कुछ 3, मतलब 4 पे वैल्यू था उसको हम चेंज किए तो ये कुछ 3 पे आ गया, मतलब यानी इक्वल टू 3 पे मेरा वही आउटपुट देगा जो 4 पे था, यानी कि हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल गया, यानी इक्वल टू 3 पे, यानी कि एन इक्वल टू 3 पे आउटपुट जो हमें मिला है वो कुछ 1 मिला है। लेकिन हम बाई एन को अगर हम देख रहे हैं तो वो हाँ 1 पे भी 0 है, 2 पे भी 0 है, 3 पे भी 0 है, 4 पे भी 0 है, और इस सिग्नल के अकॉर्डिंग हमें 3 पे 1 वैल्यू मिल रहा है, तो पहला तो रॉन्ग हो गया। अगर हम 3/2 को हम चेक करें, 3/2 को चेक करेंगे तो फिर से अगर ये हो गया तुम्हारा यक्स 4/3n, अगर हम यक्स 2/3n का अगर हम बात 3/2n का बात करेंगे तो उस केस में ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 इंटू 2/3, फिर 2 इंटू 2/3, फिर 3 इंटू 2/3, और फिर 4 इंटू 2/3। तो हम ये देख पा रहे हैं ना, ये फ्रैक्शनल है तो ठीक है 0, ये भी फ्रैक्शनल है तो ठीक है 0, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये इंटीजर बन गया, और इंटीजर बन गया किस टाइम का? तो 3 पे इसका आउटपुट 1 था, जो इसका बाइयन में 2 पे वही आउटपुट मेरा 1 मिलेगा, ठीक है, और ये भी मेरा फ्रैक्शनल है तो ये भी 0। इस केस में हमें आउटपुट मिल गया ना, n इक्वल टू 2 पे 1 मिल गया, यहाँ पे 2 पे तो 0 मांग रहा था, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट अगर हम चेक करें 5/3 का, यक्स 5/3 का अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 1 इंटू 3/5, ठीक है, डिवाइड करना है टाइम को, ये हो गया 2 इंटू 3/5, और ये हो गया 3 इंटू 3/5, और ये हो गया 4 इंटू 3/5, ठीक है। ऐसा हम चेक किया 5 पे तो आउटपुट 0 है तो 5 को लिखने से कोई फायदा नहीं। ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है तो मैग्नीट्यूड 0, फ्रैक्शनल पार्ट है मैग्नीट्यूड 0, फ्रैक्शनल पार्ट है मैग्नीट्यूड 0, और फ्रैक्शनल पार्ट मैग्नीट्यूड 0, मतलब ऑल ओवर टाइम पे इसका वैल्यू मेरा 0 मिल रहा है, तो 0 मिल रहा है तो ठीक है ना। बायन वही तो खोज रहा था कि 1 2 3 4 पे इसका आउटपुट 0 होना चाहिए, यानी कि ये मेरा थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसी प्रकार से हम 4 भी चेक कर सकते हैं, तो नहीं ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यक्सन और बाई एन के बीच रिलेशन फाइंड करना है, तो करके देखते हैं। तो मेरा कुछ ऐसा सिग्नल गिवन है, एक काम करते हैं ना, ये सब को ऑप्शन से ही चेक करें तो ज्यादा बेटर होगा। हम लिख लेते हैं 4/3, 3/2 और 5/3। उसी प्रकार से चेक करना है, मतलब पहला नंबर ऑप्शन है यक्स 4/3n, ठीक है, चेक करते हैं। तो यक्सन में जैसे ही 4/3n को अगर हम स्केल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4/3, तो 3/4, फिर 2 इंटू 3/4, फिर 3 इंटू 3/4, फिर 4 इंटू 3/4, ठीक है। ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है मैग्नीट्यूड 0, फ्रैक्शनल पार्ट मैग्नीट्यूड 0, फ्रैक्शनल पार्ट मैग्नीट्यूड 0, लेकिन 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर 3 मेरा इंटीजर हो गया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, वो कैसे पता चलेगा? तो ये यक्सन में पहले 4 था, फिर चेंज किए तो वो उसमें 3/4 से मल्टीप्लाई किए थे, मतलब 4 का जो आउटपुट है वो बाइयन के 3 पे मिलेगा। 3 पे कितना मिल रहा है? तो 4 पे आउटपुट 1 था तो 3 पे भी मेरा 1 मिलेगा, तो सिर्फ 3 पे 1 मिल रहा है, यानी कि उसके पहले जो 2 1 ये सब जो वैल्यू आएगा वो सब पे आउटपुट 0 मिलेगा। अगर हम इसका आउटपुट अगर हम चेक करें, ये तो पहला नंबर ही मैच कर गया, ठीक है, तो पहला नंबर ही सही है, ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है। तो ये था मेरा वीक नंबर 2 का असाइनमेंट। जनरली ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, लेकिन फिर भी तरीके को अच्छे से मालूम रखना है कि कैसे शिफ्टिंग करेंगे, कैसे स्केलिंग करेंगे, और किस मेथड को इग्नोर करेंगे और किस मेथड को अपने साथ रखेंगे, ठीक है। पीरियोडिसिटी कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए, और
शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग का केस होगा तो हम कोशिश करेंगे कि x80 प्लस b का फॉर्म को यूज करने का, जिसमें पहले हम शिफ्टिंग करेंगे और फिर स्केलिंग करेंगे। इसमें और तो कुछ नया नहीं था, बस यही दोनों का मेन डिस्कशन था। चलो फिर ठीक है, आगे देखेंगे वीक नंबर 3 को। अभी के लिए थैंक यू।